अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आ गया। मार्केट फिर रेड हो रही है। पहले 10 दिन गुजर गए लेकिन अक्टूबर अब तक अक्टूबर नहीं बना। क्या ये अक्टूबर ही रहेगा? मार्केट सब बेहतर नहीं होंगी क्या? क्रिप्टो में इस साल की बड़ी सेटलमेंट्स क्या हुई? आज की वीडियो में इन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स स्टार्ट। पहले एक बात कर दूं कि जब मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तब आप मुझे सीरियस नहीं लेते, लेकिन मैंने टेक्नोलॉजी से अपने इर्द गिर्द आम लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखी है। इसलिए मैं टेक्नोलॉजी की वकालत करता रहूंगा, इसका एडवोकेट रहूंगा। अब बिटकॉइन और ईमेल की मिसाल यहां पर देता हूं। किसी जमाने में डाक खाने बड़े अहम होते थे। चिट्ठी आई है, हमने सनम को खत लिखा, रिटर्न टू सेंडर जैसे गाने भी बड़े पॉपुलर थे। डाकिये घर घर चिट्ठियां, पार्सल और मनी ऑर्डर ले जाते थे। लोग अपने डाक खाने भी एक दूसरे से मिलाते थे। लेकिन खैर, फिर यूं हुआ कि अपनी जिंदगी में ईमेल आ गई, तो इस ईमेल ने डाक खानों का कारोबार ठप कर दिया। डाक खाने अब भी मौजूद हैं, लेकिन वहां पर काम ना होने के बराबर है। सारा दिन मक्खियां उड़ाते रहते हैं। अब बिटकॉइन भी ऐसे ही करने जा रहा है, और बिटकॉइन ऐसा करेगा बैंकों के साथ। अभी तक दुनिया की बड़ी आबादी के लिए बैंक ही लेन देन का मरकजी निजाम है, लेकिन टेक्नोलॉजी जीतेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब ये बैंक वाले भी मक्खियां उड़ाते रहा करेंगे। टेक्नोलॉजी अपना सफर जारी रखेगी। ये सफर मेरे या आपके कहने से बिल्कुल नहीं रुकेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम रुक जाएं और हम खुद पीछे रह जाएं। खैर, वापस मौजू पर चलते हैं। अमेरिका का सितंबर का इन्फ्लेशन डेटा सामने आ गया है। यह तवक्को से 0.2% ज्यादा रहा है। यह नंबर आने के बाद बिटकॉइन 60,000 से नीचे जा गिरा। माहिरीन का ख्याल था कि यह डेटा 0.1% ऊपर जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन का नंबर उम्मीद से उलट आया। इसके बाद फेडरल रिजर्व की जानिब से मुमकिन तौर पर रेट कट पर असरात होंगे। फेड को अब सूरत हाल को मजीद गौर से देखना होगा, और फिर नवंबर में इस बात का फैसला होगा कि मजीद पॉलिसी रेट कट करना है या नहीं, और इसके लिए इकोनॉमिक सिचुएशन को मॉनिटर करना होगा। कोर सीपीआई भी 0.3% बढ़ी है, जिसके बाद इम्कान तो यही जाहिर किया जा रहा है कि शायद अब की बार रेट कट को ब्रेक लग जाए। सीपीआई डेटा के बाद यूएस इक्विटीज में भी कुछ कमी देखने में आई है। खैर, मार्केट में जज्बात तो एकदम ही बदल जाते हैं। एक खबर आती है तो लोग इधर कभी उधर। और जज्बात की बात करें तो क्रिप्टो सेंटिमेंट फियर जोन में 39 पर जा पहुंचा है। अब तक यह बात काफी हद तक सबके लिए काफी क्लियर हो चुकी है कि फेड पॉलिसी रेट के मार्केट पर असरात जरूर होते हैं। रेट बढ़ते हैं तो जज्बात सर्द पड़ जाते हैं। रिस्की एसेट्स की दिलकशी कम लगने लगती है। लिक्विडिटी कम हो जाती है। रेट में कमी हो तो उम्मीदें जाग जाती हैं, लिक्विडिटी बढ़ जाती है और खतरात से खेलने को दिल करता है, तो रिस्की एसेट फिर से दिलरुबा बन जाते हैं। रेट कट की रफ्तार क्या होगी? क्या जिस तरीके से अब की रेट कट हुआ था इसी तरीके से जारी रहेगा? सीपीआई डेटा या फिर इसको ब्रेक लगा देगा? अमेरिकी इकोनॉमी में कितनी बेहतरी होगी, इसकी हेल्थ कैसी रहेगी? और इस सब की वजह से मार्केट कंसोलिडेशन फेज में अभी तक तो चल रही है। फेडरल रिजर्व जैसे जैसे पॉलिसी रेट कम करेगा, बिटकॉइन में लिक्विडिटी आएगी, पैसा आएगा, लेकिन फौरी ऐसा ना हुआ तो शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन अपना करेक्शन का सफर जारी रखेगा। जब मेशत में बेहतरी की तवक्को की जाती है तो इक्विटी और क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट्स की भी बढ़ने की तवक्को की जाती है। लोगों का जहन फौरी तौर पर इधर हो जाता है। ये सरमायाकारों के मुस्बत जज्बात और बढ़ती हुई लिक्विडिटी के बायस होता है। इसीलिए ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। कुछ टेक्निकल बातें यहां करें तो यूएसडीटी की डोमिनेंस एक बेरिश आरएसआई से डबल टॉप बना रही है। अगर ये 5.3% से नीचे रहती है तो हम बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन में बुलिश मूव देख सकते हैं। पिछले हफ्ते भी बिटकॉइन ने 21 वीक मूविंग एवरेज और मल्टी मंथ डाउन ट्रेंड सपोर्ट को रिटेस्ट किया था। अब मुसलसल दूसरे हफ्ते भी बिटकॉइन इसी सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है। कामयाब रिटेस्ट के लिए बिटकॉइन को 61,000 से थोड़ा ऊपर क्लोजिंग देना होगी, यानी करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब ऐसे में
मार्केट में खरीदार भी मौजूद हैं। जापानी पब्लिक कंपनी मेटा प्लेनेट ने 6.5 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन खरीदे हैं, जिसके बाद इसकी बिटकॉइन में टोटल होल्डिंग 748.5 हो गई है। तो खैर ये सूरत तो चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात रेगुलेटरी इश्यूज की कर लेते हैं। अमेरिकन अथॉरिटीज ने अब तक क्रिप्टो में सबसे बड़ी सेटलमेंट FTX और अलेमेडा रिसर्च के साथ की है। ये 12.7 बिलियन डॉलर की सेटलमेंट इस साल अगस्त 2024 में हुई थी। इसके बाद जो दूसरी बड़ी सेटलमेंट थी वो सेल्सियस के साथ पिछले साल 2023 में हुई थी, जो 4.7 बिलियन डॉलर की थी। और तीसरी बड़ी सेटलमेंट टेराफॉर्म लैब्स के साथ इसी साल हुई, जो 4.5 बिलियन डॉलर की है। अगर थोड़ा माजी में चले तो 2022 के वस्त में ये सेल्सियस का मसला हुआ और फिर टेरा लूना का क्रैश हुआ, मार्केट बुल रन से बेयर मार्केट बनी और फिर इसका क्लाइमैक्स FTX का बंद होना था, और जिसके बाद अमेरिकी रेगुलेटरी इदारे ज्यादा हरकत में आए। बाइनेंस को भी पिछले साल नवंबर 2023 में 4.3 बिलियन डॉलर की सेटलमेंट इनसे करना पड़ी, और उसके ऊपर जो चार्जेस थे वो उन्होंने उनके इस सेटलमेंट के साथ सेट किए। अमेरिकी हुकाम अब तक क्रिप्टो कंपनीज के खिलाफ मजमूई तौर पर 25 बड़ी रेगुलेटरी कार्रवाइयां कर चुके हैं, और इनमें मजमूई तौर पर 31.9 बिलियन डॉलर की सेटलमेंट्स हुई हैं। इनमें जेनेसिस के साथ 2 बिलियन डॉलर, वाइजर के साथ 1.65 बिलियन डॉलर, टेलीग्राम के साथ 1.24 बिलियन डॉलर और कॉइनबेस, ब्लॉकफाई और बिटमैक्स के साथ 100 मिलियन डॉलर की सेटलमेंट्स हो चुकी हैं। तो खैर रेगुलेटरी सफर जो है उसके ऊपर भी नजर रखना बड़ी जरूरी होता है कि अमेरिकन अथॉरिटीज जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो वाकई ही गलत काम कर रही हैं उनके खिलाफ कैसे काम कर रहे हैं, या क्रिप्टो से मुतल्लिक जो इदारे हैं जो वाकई ही अपने कस्टमर्स के फंड से हेरा फेरी कर रहे हैं उनके साथ 2 नंबरी कर रहे हैं, जैसे FTX का मामले में सामने है, उनके खिलाफ क्या हो रहा है, या ऐसे इदारे जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग या दूसरे तीसरे जो कुछ इल्जामात हैं उनके खिलाफ कैसे काम हो रहे हैं। क्योंकि इन्हीं इदारों के जरिए ही आप हम जैसे लोग क्रिप्टो में अपना सफर, ज्यादातर लोग जो एक्सचेंजेस वगैरह के साथ हैं, जारी रखते हैं, और फिर अगर कोई एक्सचेंज गड़बड़ करे तो वो लोग मुतासर भी होते हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा क्लिक करते हमारा बहुत भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से आपने एक काम जरूर करना है, घंटी बजा देनी है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी नहीं हो रही, उसके लिए मैं माजूर खा हूँ। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ना होने के बराबर हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर एक्टिव नहीं हो पा रहा। अभी कल एक्स पर बड़ी अहम एक स्पेस भी थी एरिना से मुतल्लिक, जिसमें जेसन खुद मौजूद थे, और एरिना की स्टेजेस के वाले से वो पहली स्पेस थी। तो उसमें उन्होंने एरिना के अगले रोड मैप का ऐलान किया और कुछ काफ़ी बड़ी बुलिश बातें की हैं कि एरिना टोकन जो है वो जब लॉन्च होगा उसकी स्टेकिंग कैसे होगी, उसकी स्टेकिंग करके आप कैसे एवेक्स हासिल करेंगे। तो एक लंबी चौड़ी स्पेस है, मैं कल नहीं सुन पाया। खैर उसके सीधा पॉइंट्स कोशिश करूंगा सुन लूँ या देख लूँ या कहीं से नोट करूँ, और फिर जो मेरा है आपसे कि मैं एरिना के ऊपर जल्द आपको अपडेटेड सूरत हाल पे वीडियोस बना के दूँ, तो वो भी करूँगा। शुक्रिया।